लोग आते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो ये सब कर लीजिएगा, ये प्रथा है, यूट्यूब पे बोलना होता है। और कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में 106 में से कितना आपने स्कोर किया, वो आप लास्ट में बताइएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा। अब ये क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड देता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। अगर आप ये 106 क्वेश्चन बहुत मन से तसल्ली से कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस ठीक से पढ़ा हुआ है, चीजें इसके बाहर नहीं जाएंगी, बहुत ही क्वालिटी रिवीजन आपका इनके थ्रू हो जाएगा, इतनी बात बिल्कुल पक्की है, लिख के ले सकते हैं, है ना। देखिएगा, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है, सीटेट में 5 नंबर का है। तो समावेशन के संदर्भ में, समावेशन मतलब इंक्लूड करना हर बच्चे को, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं यानी करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम, किस वे में सेम है और कहां वो डिफरेंट है। करिकुलम में जो लर्निंग की एक्सपेक्टेशन है कहां सेम है और कहां डिफरेंट है। अब जहां पे भी 2 डैश वाले क्वेश्चन आते हैं हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो हमें पढ़ना, आधा काम 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाता है जहां आप पेडागोजी के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन व्हाट, एनरिचमेंट नहीं, एनरिचमेंट तो गिफ्टेड बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए थोड़ी होता है एनरिचमेंट प्रोग्राम, थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग चीजें भी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होंगी, गिफ्टेड बच्चा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा ज्यादा है। एक्सिलरेशन हर बच्चे के लिए नहीं है, ये भी गिफ्टेड बच्चे के लिए है कि एक साल में 2-2 क्लास जंप नहीं हो जाती क्लास, वो एक्सिलरेशन है, स्पीड बढ़ा दी आपने, त्वरण कहते हैं हिंदी में। एकोमोडेशन, हाँ, एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है, ये बात सही है कि समायोजन तो हर तरह के बच्चे का होना चाहिए, हर तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके चलेंगे, वो एक्सिलरेशन है, स्पीड बढ़ा दी आपने, इसमें चैलेंजिंग चीजें भी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होंगी, गिफ्टेड बच्चा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा ज्यादा है। एक्सिलरेशन हर बच्चे के लिए नहीं है, ये भी गिफ्टेड बच्चे के लिए है कि एक साल में 2-2 क्लास जंप नहीं हो जाती क्लास, वो एक्सिलरेशन है, स्पीड बढ़ा दी आपने, त्वरण कहते हैं हिंदी में। एकोमोडेशन, हाँ, एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है, ये बात सही है कि समायोजन तो हर तरह के बच्चे का होना चाहिए, हर तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके चलेंगे क्लास में, हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, चाहे बच्चा चल सकता हो, नहीं चल सकता हो, देख सकता हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या फिर गिफ्टेड हो, एवरेज हो, हर तरह का बच्चा कक्षा में सीख सकता है, उसको हमें एकोमोडेट करना है। ये बात एकदम सही है कि समायोजन की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है हर बच्चे से। वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होंगी। करिकुलम सबको समाहित कर ले, ये बात सही है, एकोमोडेट हर किसी को करना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन मॉडिफिकेशन में डिफरेंट होंगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन कैसे, एक बच्चा है जो हियरिंग इंपेयर्ड है, यानी जो देख नहीं सकता, सुनने में जिसको दिक्कत होती है, अब जिसको सुनने में दिक्कत होती है आपको एकोमोडेट तो उसको भी करना है, यानी क्लास में तो इंक्लूड उसको भी करना है, समायोजन तो उसको भी करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे, तो एकोमोडेशन तो करना ही है, इसमें तो एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है। संशोधन आपका डिफरेंट होगा, डिफरेंट बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन आपका डिफरेंट होगा। हियरिंग इंपेयर्ड को आप आगे बिठाते हैं, एक बच्चा है जिसको विजुअली कुछ दिक्कत है या बिल्कुल नहीं देख सकता, दृष्टि बाधित है एकदम, तो आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चा हो सकता है बिल्कुल हियरिंग उसका इंपेयरमेंट उस लेवल पे कि वो सुन ही नहीं सकता, तो आप एड्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का यूज कर सकते हैं। तीसरा बच्चा है जिसको कोई और दिक्कत है, व्हील चेयर से आता है मान लीजिए, तो आप या तो स्कूल में रैंप बनवाइए या फिर आपके ग्राउंड फ्लोर पे उसकी क्लास होनी चाहिए, तो एकोमोडेट तो उसको भी करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन होगा, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नीड है बच्चों की, इतनी बात क्लियर है। तो जो अपेक्षाएं हैं वो तो समायोजन की सेम है सबके लिए, क्योंकि हर बच्चे को आपको, जैसे मदर नेचर हमको सबको इंक्लूड करके रखती है, यानी जो माँ प्रकृति हम कहते हैं, चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, अगर आप एक जगह पे हैं तो धूप सबके लिए समान होती है, हवा सबके लिए समान चलती है, पानी है तो सबके लिए है, वो बात अलग है, हमने उसको बांटा हुआ है। ठीक, तो प्रकृति हमको सबको समान लेकर के चलती है और इंक्लूड करके चलती है, उसी तरह से आपको क्लासरूम में भी हर बच्चे को इंक्लूड करना है। और एक और बात हम कहते हैं कि आप सिस्टम में चेंजेस लाइए, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कथन है, पूछा जा चुका है, बहुत पहले आया था, कई साल पहले, सिस्टम में परिवर्तन लाइए, बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बना है बच्चे के लिए, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। सी ऑप्शन इज दी बेस्ट आंसर, उल्टा नहीं कर सकते। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन दोनों और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चे के लिए होते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम में ज्यादा एक्टिविटीज, कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ एक्स्ट्रा बुकलेट्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए। गिफ्टेड बच्चे वो हैं जिनका आईक्यू ज्यादा है, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड हैं, या कुछ नया जानते हैं, क्रिएटिव हैं। 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड, गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअल, टैलेंटेड क्रिएटिव बच्चा और इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसका आईक्यू ज्यादा है। ठीक, तो ये एक बात हुई। एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन ये फिर एक्सेलरेशन होता है, अगेन गिफ्टेड बच्चों के लिए हो गए ये दोनों टर्म, तो ये तो हट ही जाते हैं।
ठीक, मॉडिफिकेशन सबके लिए समान नहीं कर सकते, अलग अलग बच्चों की नीड है तो अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन लगेगा। हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए अलग लगेगा, उसके लिए टैक्टाइल मटेरियल ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करोगे। हियरिंग इंपेयर्ड श्रवण दोष है जिसको, उसके लिए मशीन का इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट होना चाहिए, मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता, तो यहां तो ये आ ही नहीं सकता था मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? अब ये आया हुआ क्वेश्चन है शायद जुलाई का या फिर जनवरी में, तो अब कई लोग जब कहेंगे अरे ऐसे क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है, भाई ये हुआ बनाया गया, ये आपको बेची गई है ये बात कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, और डिफिकल्ट इन्हीं क्वेश्चंस को आप डिफिकल्ट कह देते हैं जब पहली बार पेपर में दिखते हैं तो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डैश, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डैश। अपसारी चिंतन डैश है जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। बताइए। अपसारी चिंतन यानी दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट और दिशाएं याद रख लीजिएगा, डाइवर्जेंट दिशाएं यानी मल्टीपल वेज में सोचना, कई सारे सॉल्यूशंस सोचना। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स, बात तो सही है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन फैला हुआ है ना, इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सही लग रहा है ये तो हमें। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट तभी कह रहे हैं क्योंकि वो दिशाओं में फैलता है, एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन है आपके दिमाग में। क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग डायरेक्टली, डीसी साथ जाता है, मैं बार बार कहती हूं सीसी साथ नहीं जाता। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, कुछ नया करने से जुड़ा हुआ है। वहीं जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी के साथ नहीं जाता। ठीक, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका इसमें लगेगा, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है, एक आंसर चूज करना है। ठीक, फिक्स तो नहीं होगा। प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही लागू होगा। वर्बल एबिलिटीज को प्रमोट करेगा, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट में नहीं लगती क्रिएटिविटी, कहीं पे भी लग सकती है। ठीक, तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि कई दिशाओं में सोचने की बात करेगा, और अभिसारी चिंतन एक समाधान पर स्थिर है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है लेकिन आपको अभिसारी चिंतन लगाते हुए यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हुए एक ही चूज करना है, और ये एक चूज करने में आपने क्या किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, जो भी आप जानते थे आपने उसको यूज कर लिया है। ठीक, इसमें इंटेलिजेंस लगती है, क्या लगती है, इंटेलिजेंस लगती है, किसमें, डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग में। अभी मैं ये क्लियर कर देती हूं, बहुत ही जरूरी बात है, बार बार पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा, है ना। प्राचीन काल से पूछा जाता रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का रिश्ता, और आगे भी पूछा जाता रहेगा भविष्य में भी, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्वेश्चन ही वो रखे हैं जो पूछे ही जाते हैं उस तरह से, उसी के अराउंड घुमा फिरा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। समावेशी शिक्षा पे क्वेश्चन आना ही है, 5 नंबर का टॉपिक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी पे किया था। सही नहीं है, जब नॉट लिखा हुआ है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़े आपको, जब नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस में गलतियां ज्यादा होती हैं। इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी समावेशी शिक्षा वो है इस तरह से पढ़ाना कि किसी को भी बहिष्कृत ना करें, एक्सक्लूड ना करें, इंक्लूड करें, सेग्रीगेट ना करें। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है अलग करना, कि ये वाला बच्चा देख नहीं सकता चलो इसको अलग बिठा दो, इसको ये कर दो, सबको साथ लेके चलना है एक छत के नीचे रेगुलर स्कूल में। तो एक्सक्लूड नहीं करती, उसको इंक्लूसिव कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको तो गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 बातें ऐसी होंगी जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में होंगी, और एक ऑप्शन होगा एकमात्र जो गलत होगा, उस गलत को ही पकड़ना है हमें, यहाँ वही सही है क्योंकि हमें नंबर वही दिलाएगा। इंक्लूसिव, सेकंड ऑप्शन है इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। हाँ भाई, हर बच्चे की आवश्यकता को ऐसे पेडागोजी या ऐसे मेथड्स अपनाना जहां हर बच्चे की आवश्यकता को आप इंक्लूड कर पाए, सही है ये भी। थर्ड ऑप्शन है एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यानी भाषा में भी अंतर हो सकता है, भाषा के इस्तेमाल में भी अंतर हो सकता है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रही है। ठीक है भाई, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों, अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हों, हर तरह से इंक्लूड करेंगे। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, फिफ्थ तो है नहीं, तो यही सही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये गलत हो गया क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फिक्स होना नहीं चाहिए, रिजिडिटी नहीं चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए हमको। वो आपने बचपन में कहावत सुनी होगी कि जो पेड़ झुकते नहीं है टूट जाते हैं टाइप्स, यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अप्रोच में चेंजेस चाहिए जहां जरूरत हो। ठीक, तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, स्टैंडर्ड मूल्यांकन या स्टैंडर्ड आपका जो असेसमेंट है वो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको टीचर की भी जरूरत पड़ेगी, टीचर मेड भी असेसमेंट कई बार, या डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी आकलन के लिए। जरूरी नहीं है जो बच्चा देख नहीं सकता वो भी आपका लिख के ही आपको बताएगा सारी चीजें। तो
स्टैंडर्ड असेसमेंट का तरीका यानी एक सबके लिए, यूनिफॉर्म तरीका यहां नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी यहां नहीं चल पाएगी। और करिकुलम में भी आपको रिजिडिटी या फिक्स्ड नहीं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन। डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको अपने करिकुलम में भी। फिक्स तो वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, अभी हम कीवर्ड वाला सेशन एक मैं लूंगी आपके साथ, तब हम इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? असर्शन यानी अभिकथन है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर साल, बस तरीका बदल जाता है इसको पूछने का। कभी ये असर्शन की फॉर्म में, कभी फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, कभी डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो असर्शन क्या है? यानी एक स्टेटमेंट है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बच्चे जो हैं चाइल्डहुड को या बाल्यावस्था को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं अलग अलग संस्कृति में। आपके यहाँ यानी हमारे यहाँ जो एक बच्चा है जो एक तरह से बचपन को महसूस कर रहा है, जो उसके अनुभव हैं, जो त्योहार वो मना रहा है, वो डिफरेंट है जो शायद अमेरिका में एक बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर इवन एक गरीब और अमीर परिवार के बच्चे के बचपन में भी अंतर है ना। हो सकता है आपके घर का 8 साल का बच्चा या एक बच्चा जो बलून बेचता है रोड पे, उसका बचपन एकदम डिफरेंट है। एक वो जो कभी खुशी कभी गम में जो वो रोहन दिखाया गया है कि बाबा जा रहे हैं आराम से बॉटल वॉटल लेके, उनका बचपन बिल्कुल अलग है, उम्र सेम है जबकि। तो बचपन क्या एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रचना हो जाती है, सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना हो गई है ना। स्टेज कुछ हद तक सेम है कि हमने बांट दिया, अच्छा जन्म से 2 वर्ष इतना फिर इतना, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये सोशल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। अलग अलग लोग बचपन को अलग अलग बच्चा अलग तरह से अनुभव करता है। ये बात सही है जी, ये बात सही है। स्टेजेस सेम है, वो हमने बनाई है, लेकिन बचपन एज अ कॉन्सेप्ट या एडोलेसेंस एज अ कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये इन्होंने गलत कह दिया। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखो ऑर्डर या सीक्वेंस कुछ हद तक सार्वभौमिक है कि पहले दूध के दांत आते हैं, फिर फिक्स दांत आते हैं, मतलब परमानेंट। पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। तो पैटर्न या सीक्वेंस तो ठीक है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है। लेकिन बचपन या बाकी जो अनुभव है बचपन का या किशोरावस्था का, वो सबके लिए सेम हो, ये कहना गलत है। तो ये अब यहां पे बात ये गलत हो जाएगी कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये भी कहना गलत होगा। क्योंकि स्टेजेस या पैटर्न लिखा होता तो हम सही कह देते कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ लागू होता है ना डेवलपमेंट पे, कि भाई यूनिवर्सल होती हैं स्टेजेस जो है, पैटर्न जो है यूनिवर्सल है कि बच्चा पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा, फिर ये जो है पैटर्न सबके लिए सेम है। लेकिन पैटर्न की बात नहीं की, जस्ट लिख दिया चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, तो ये बात भी गलत हो गई। तो ए इज राइट बट आर इज नॉट राइट या फॉल्स। तो थर्ड के साथ चले जाएंगे। वो तीसरी शर्त तो यहां आती नहीं है, क्योंकि जब दोनों सही होंगे तब हम चेक करते हैं कि रीजन सही है ए के लिए या नहीं। ठीक, तो सचिन सही है सीमा के लिए या नहीं, ये हम बाद में थर्ड स्टेप पे चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, according to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? यानी कि एट्रीब्यूशन थियरी, जो मोटिवेशन की एक एट्रीब्यूशन थियरी, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, यानी एट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं आप, सक्सेस और फेलियर किस चीज पे आप डाल रहे हैं, खुद की मेहनत पे या बाहर किसी और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो एट्रीब्यूशन थियरी ये बात करती है। ठीक, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? यानी अगर एट्रीब्यूशन थियरी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें कि आप बाहरी फैक्टर्स पे डाल रहे हैं अपने फेलियर को या सक्सेस को, या फिर किसी खुद पे डाल रहे हैं, खुद की मेहनत पे, तो किस स्थिति में इन दोनों में से क्या चूज करेंगे तो आप ज्यादा एफर्ट या प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे? कि जब आप ये मान रहे हैं कि भगवान जो है सब ठीक करेगा और मेरे नंबर जो है भगवान जी ले आएंगे, मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ, पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल दिया आपने। आप कितनी भी मेहनत कर रहे थे बट आपने कहा जो किया भगवान ने किया, मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं है, बहुत हम्बल दिखने के लिए। तो अब इसमें क्या है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डालना है। आप मेहनत कब करेंगे? अगर सब कुछ एक्सटर्नली हो रहा है तो आप तो सोचेंगे मैं क्या ही करूं, मुझे क्यों करना है कुछ, क्योंकि सब ईश्वर की इच्छा है, अपने आप हो रहा है, या व्हाटएवर प्रकृति की, जो भी आप कहना चाहें, या टीचर जैसा पढ़ाएगा उस पर डिपेंड करेगा, मैं तो फेल या पास टीचर पे ही बेस्ड है। दूसरा है कि आपने मान लिया मेरी मेहनत है, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं फेल होऊंगा, मैंने मेहनत की तो मैं पास होऊंगा। किस स्थिति में आप ज्यादा मेहनत करेंगे? जब आपको ये पता है कि सब कुछ मेरी मेहनत पे डिपेंडेंट है। जैसे मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है लक इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट? भाई लक होता होगा, मेरे हाथ में नहीं है और मेरा इस पे सोचने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ मेरी मेहनत। ठीक, तो
अगर आप ज्यादा एफर्ट या प्रैक्टिस कब करेंगे, आपका परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगी, जब आप ये सोचेंगे कि मैं मेहनत दबा करके करूं। इंटरनल फैक्टर्स पे डालेंगे सक्सेस और फेलियर को। तो एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। ऐसा नहीं है कि सफलता मिले, नंबर अच्छा है तो मैंने मेहनत की थी बहुत ज्यादा, है ना, और नंबर अच्छे ना आए, कोई टॉपर कहते जैसे मैं तो 16 घंटे पढ़ता था जी, इसलिए जो है नंबर अच्छे आ गए। फेल हो जाओ तो कह दो अरे कोचिंग वालों ने ठीक से नहीं पढ़ाया। तो ये गलत तरीका हो जाएगा, इसमें आप फिर एफर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। अगेन सक्सेस किसी और को दे रहे हैं, श्रेय जो है सक्सेस का, और फेलियर का एट्रीब्यूशन आप खुद रख ले रहे हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ये बात एकदम सही है कि जहां पे आप असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण रखते हैं कि भाई मेरे एफर्ट, मेरी प्रैक्टिस इंटरनल है, जो भी रीजन होगा, या तो मैं जीतूंगा अपनी मेहनत से, हारूंगा अपनी मेहनत से, है ना, तो ये क्या है, इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया आपका। वो धड़कन मूवी का वो याद कीजिए आप, सुनील शेट्टी, ठीक। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, एक्सटर्नली रख के फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच लेंगे किसी और की वजह से मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल होऊंगा, तो वहां पे आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे जितना आप ये मान के चलेंगे जबकि असफलता और सफलता दोनों ही मेरी मेहनत से, इंटरनली इंटरनल फैक्टर्स पे है। तो यहाँ किसी और की वजह से मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल होऊंगा, तो वहां पे आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे जितना आप ये मान के चलेंगे जबकि असफलता और सफलता दोनों ही मेरी मेहनत से, इंटरनली इंटरनल फैक्टर्स पे है। तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर को ही चूज करना बेटर है, ये एक्सटर्नल